नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप छात्रों। पूर्व की कक्षाओं में मैंने कई बार बोला है कि मैं 3 आइटम आपको बताऊंगा। इंग्लिश की दुनिया के 3 आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है और रह रह कर मैंने इसकी चर्चा की है कई कक्षाओं में कि 3 आइटम्स मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पहला आइटम है इंग्लिश ट्रांसलेशन, दूसरा आइटम है इंग्लिश ग्रामर और तीसरा आइटम है इंग्लिश कन्वर्सेशन। प्यारे छात्रों, ग्रामर का भी मैंने सिलेबस बताया, ट्रांसलेशन का भी मैंने सिलेबस बताया, उसी तरीके से इंग्लिश कन्वर्सेशन का भी सिलेबस है। कई लोगों का ये कहना है कि इंग्लिश कन्वर्सेशन का सिलेबस नहीं होता है, लोग यूं ही सीखते हैं। लेकिन आज मैं आपके इस भ्रम को तोड़ना चाह रहा हूं कि इंग्लिश कन्वर्सेशन यानी बोलचाल की भाषा में इसे हम स्पोकन इंग्लिश भी कहते हैं, इसका भी सिलेबस है। और जो सिलेबस मैं बताऊंगा वो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, यही है इंग्लिश कन्वर्सेशन का सिलेबस। देखा आपने, ऊपर में लिखा है इंग्लिश कन्वर्सेशन अर्थात स्पोकन इंग्लिश, और नीचे में लिखा है अंग्रेजी वार्तालाप, उसी का सिलेबस है ये। जब मैंने ग्रामर का सिलेबस लिखवाया यानी इंग्लिश ग्रामर का, इसके बाद मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन का सिलेबस लिखवाया, तो भला फिर इंग्लिश कन्वर्सेशन का सिलेबस क्यों नहीं हो। बेशक इंग्लिश कन्वर्सेशन का सिलेबस है, अगर सिलेबस नहीं हो तो फिर आपको पढ़ाई में दिक्कत होगी। इसीलिए गवर्नमेंट भी सिलेबस प्रोवाइड करती है और हर एक सब्जेक्ट के भी सिलेबस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो भला फिर इंग्लिश कन्वर्सेशन भी तो एक सिलेबस यानी स्टडी है, वो भी तो एक सब्जेक्ट है, तो उसका भी तो सिलेबस होना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगर आप इस सिलेबस वाइज अध्ययन करते चलेंगे तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। इसीलिए मैंने ये सिलेबस बताया। आगे भी हैं, अभी 7 आइटम्स मैंने लिखा है, स्पेस की कमी के कारण फिर मैं मिटा के आपको दिखाऊंगा। यहाँ छात्रों एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बात पिछली कक्षा में मैंने आपको बताई हुई है कि एक टॉपिक मैं ग्रामर का बताऊंगा, जब ग्रामर का एक टॉपिक खत्म होगा तो एक टॉपिक मैं ट्रांसलेशन का बताऊंगा, जब एक टॉपिक उसका खत्म होगा तो एक टॉपिक मैं कन्वर्सेशन का बताऊंगा। ऐसे करके समुचित अंग्रेजी का ज्ञान आपको मिलता रहेगा और हम लोग समुचित अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे ताकि कोई चीज़ छूट न जाए। बेशक कोई चीज़ छूटेगी नहीं। ग्रामर का भी आप अध्ययन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन का भी अध्ययन कर रहे हैं और प्लस इंग्लिश कन्वर्सेशन का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो अंग्रेजी बोलना भी आप सीख जाएंगे, ग्रामेटिकली भी बोलेंगे, क्योंकि ग्रामर भी आप सीख रहे हैं। कई जगह पे आपने देखा होगा कि ग्रामेटिकली लोग नहीं बोल पाते हैं, तो ग्रामेटिकली भी आप बोलेंगे। ट्रांसलेशन सीख रहे हैं तो आपको हिंदी से अंग्रेजी करने में आसानी होगी, तो झट आप वहाँ फौरन बोलना चालू कर देंगे। तो चलिए छात्रों, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के युग में अंग्रेजी बोलना एक ऐसा अहम मुद्दा बन गया है सभी के लिए कि इसे भूल करके भी नकारा नहीं जा सकता। आप नकार क्यों नहीं सकते? क्योंकि किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे तो वहाँ अंग्रेजी की ज़रूरत होगी ही। खास करके यदि किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे तो वहाँ पे अंग्रेजी बोलने की मांग होती ही है। कितने भी आप नकारेंगे कि नहीं वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, अगर आपकी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ है, आप अंग्रेजी बोलना अच्छे तरीके से जानते हैं, खासकर फोनेटिकल इंग्लिश, तो कहीं भी आपकी नौकरी पक्की है, आपको कोई हटा नहीं सकता है, ये तय बात है। इसीलिए अभी के युग में अंग्रेजी बोलना एक अहम विषय बन चुका है। तो क्यों ना भला जो उस स्थिति का आप सामना करेंगे, जो क्रिटिकल सिचुएशन आपके सामने आएगी, उससे तो बेहतर है कि आप अंग्रेजी बोलना पहले ही सीख लें। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए मैंने इंग्लिश कन्वर्सेशन का भी क्लास चालू कर दिया है और मुझे यकीन है कि जब आप इसे सीखना चालू करेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो पाएगी। ये मेरा आपसे वायदा है।
आप दोनों अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, जनरल भी और फोनेटिकल भी। तो पहले तो आपको मैं जनरल बता दूं, इसके बाद मैं आपको फोनेटिकल बताऊं। ग्रामीण क्षेत्र के यानी कंट्री बेल्ट के स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो प्रायः स्टूडेंट मेरे पास आते हैं तो मैं देखता हूं कि उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंग्रेजी लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, बोलने की तो बात दूर, तो लिखने पढ़ने की तो गुंजाइश मैं अल्प समय में ही कर देता हूं, बहुत अल्प समय में ही समस्या को मैं दूर कर देता। लेकिन जहां तक बोलने की बात है तो चूंकि वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वहां पर इसकी कोई सुविधा होती नहीं है, तो उनके लिए एक विकट समस्या होती है। फिर भी मैंने आपसे वायदा किया हुआ है कि उसकी भी समस्या मैं शीघ्र ही दूर कर दूंगा, यदि आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे चलिए। इस अंग्रेजी बोलने को आप लोग कोई भयावह रूप नहीं देंगे, इसे कोई भयावह बात नहीं मानेंगे, बहुत ही आसान है। मैं तो यूं कहूंगा कि हिंदी से आसान इंग्लिश है। इंग्लिश बोलना आसान, लेकिन हिंदी बोलना बहुत कठिन है। इंग्लिश में आप आसानी से लिटरेचर लिख लेंगे, इंग्लिश में आसानी से एप्लीकेशन लिख लेंगे आप, लेकिन मेरा दावा है कि आप हिंदी में एक पेटिशन अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। हिंदी से ज़्यादा कठिन, इंग्लिश से ज़्यादा कठिन है हिंदी बोलना, हिंदी लिखना। इसीलिए क्यों न हम इस समस्या को सदा के लिए दूर कर दें। तो छात्रों, इसे भयावह रूप आप नहीं देंगे, इसे कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मानेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप अंग्रेजी बोलना सीख लेंगे। करना कुछ भी नहीं है, आपको मैं कहता हूं कुछ भी नहीं करना है। जैसे जैसे मैं ले चल रहा हूं वैसे वैसे आप चलें। आप देखें 1 महीने के अंदर आप में ऐसा चमत्कार आएगा, जब आप अपने घर जाएंगे तो घर वाले देखेंगे आपको बोलते हुए, तो उन्हें आश्चर्य होगा कि कल तक जिस स्टूडेंट को, जिस लड़के को हिंदी नहीं आ रही थी बोलना, और उसने अंग्रेजी बोलना कैसे सीख लिया। ये एक आप में मायरेकल होगा, अर्थात चमत्कार होगा। और ये चमत्कार आएगा कैसे, उसका बड़ा शॉर्टकट ट्रिक है, कुछ भी नहीं है, हल्का सा मंत्र है, बस वो मंत्र आप जान लीजिए, अंग्रेजी बोलना जान गए। तो इसीलिए आप बिल्कुल ये टेंशन नहीं लें कि अरे बाबा ये मेरे से नहीं होगा। आपको यकीन हो या नहीं हो, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट के मुंह से अंग्रेजी निकलवाई हुई है जो कहते थे कि सर जी ये मेरे 7 जन्म में भी नहीं हो पाएगा। वो तो कई क्लास में भाग भी जाया करते थे, आते भी नहीं थे, फिर भी किसी किसी तरीके से मैंने उनको क्लास में लाना चालू किया। लेकिन जब उन्होंने सीखा तो लगा कि अरे बाबा इतना आसान था, और तब उन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ और इस बात का एहसास हुआ कि अरे मैंने बहुत देर कर दी, मुझे तो बहुत पहले ही सर जी के पास रहना चाहिए था, और मुझे उनके पास जितना भी है मुझे ले लेना चाहिए था, तो आज मैं कहाँ से कहाँ रहता। ऐसी बातें अपने मुंह से कई छात्र किया करते हैं। और मुझे जब उन्होंने सीखा तो आके मुझे बताया कि सर जी एक समय तो ये अंग्रेजी बोलना मेरे लिए पहाड़ लग रहा था, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अंग्रेजी बोलना अब मेरे लिए इतना आसान हो चुका है कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि कहाँ मैं था, मैं कहाँ हूँ, मुझे नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है कि मैंने बचपन से ही बोलना चालू कर दिया हो। तो ऐसा चमत्कार प्यारे छात्रों आप में भी आएगा। आप तनिक भी इसकी चिंता नहीं करें, तनिक भी इसके बारे में नहीं सोचे। जब आप मेरे पास पहुंच गए तो समझिए आपकी समस्या का निदान हो गया। अब इसके लिए नो टेंशन। तो छात्रों, कैसे आप बोलना सीखेंगे, एक नज़र पहले हम सिलेबस पे डाल लें। सिलेबस क्या बताता है, तब मैं आपको बताता हूं कि कितना आसान है बोलना, कितना शॉर्टकट ट्रिक है। जैसे मैथमेटिक्स के शॉर्टकट ट्रिक होते हैं, लोग बताते हैं, वैसे ही इंग्लिश के भी शॉर्टकट ट्रिक हैं। जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि अरे बाबा इतना आसान था ये। आप ये तो जनरल इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूँ, जनरल इंग्लिश को हटाइए। जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, कई छात्र कहाँ कहाँ जाते हैं कंपटीशन की इंग्लिश की तैयारी करने। जब वो मेरे पास आते हैं कंपटीशन, जो एयरफोर्स, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, ग्रेजुएट लेवल, एलडीसी, ये सब की जो तैयारी कर रहे हैं वो, या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं,
तो वो जब मेरे पास आते हैं और जब मैं उनको ट्रिक बताता हूं तो उनको लगता है कि सर जी बाप रे ये क्या है, बहुत देर हो गई मुझे आने में। तो ट्रिक के माध्यम से वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी आसानी से समझ जाते हैं। वैसे वैसे ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो कंपटीशन के छात्र बैठे होंगे तो वो ये बात अपने माइंड में नोट कर लें कि उनके लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी, और ऐसे ऐसे ट्रिक मैं उनको दूंगा कि बहुत आसानी से वो कंपटीशन की परीक्षा में बैठेंगे और झट वहाँ बना के चले आएंगे। अभी तो उनको लगता होगा कि अरे बाबा ये क्या है, इतनी कठिन चीज़ कैसे हो, क्योंकि सही में ये मैं भी बता रहा हूँ कि कंपटीशन की इंग्लिश अभी तक आपने जिस क्लास तक या जिस लेवल तक इंग्लिश की पढ़ाई की उससे बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये मैं भी बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप कोई भ्रम में न पड़े, चूंकि आप मेरे पास आ चुके हैं। और जब मैं आपको ट्रिक बताना चालू करूँगा तो जो आपके लिए महा कठिन लग रहा था यानी ग्रेट डिफिकल्टी, वो आप आसानी से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को भी बनाना चालू कर देंगे। तो चलिए छात्रों देखते हैं सिलेबस क्या टेलिंग कर रहा है। तो जरा देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए। इसके कुछ चैप्टर है, 5 चैप्टर्स हैं इसके, जो आपके लिए जानना जरूरी है। एलिमेंट्री स्टेज में आपके लिए ये जानना, 5 चैप्टर्स को जानना जरूरी है। ये 5 चैप्टर किसी किसी बुक में भी मिल जाएंगे, जैसे रैपिडेक्स में भी आपको मिल जाएंगे और भी कई किताबों में मिल जाएंगे। लेकिन आप ये समझते होंगे कि मैंने किसी किताब का नकल करके तब डाला है, ऐसी बात नहीं है। जिस समय रैपिडेक्स बना भी नहीं था उसी समय से ये सिलेबस में लेके चल रहा हूँ। ये भूल में आप लोग नहीं रहेंगे, ये वहम में नहीं रहेंगे, कि ये भ्रम में नहीं रहेंगे कि सर जी ने रैपिडेक्स या किसी बुक से ये नकल कर लिया है और तब ये हम मुझे बता रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, रैपिडेक्स तो बहुत बाद में बना है, उससे पहले से ही मैं बता रहा हूँ और सारे का सिलेबस में बता रहा हूँ। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ग्रामर का सिलेबस मैंने दिया, जब ट्रांसलेशन का सिलेबस मैंने दिया, तो भला उसको किसी किताब में आप ढूंढ के देखिए, मुझे बता दीजिए, तो मैं बोलूँगा कि हाँ मैंने नकल किया है। लेकिन इसमें आप नकल नहीं देखेंगे, ये बिल्कुल मेरा अपना सिलेबस है जो बहुत पहले से ही मैं बता रहा हूँ, वर्षों से मैं बताते आ रहा हूँ और ये मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा। तो इस पे गौर फरमाइए कि पहला चैप्टर क्या कहता है। पहला चैप्टर है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। ये इंग्लिश स्पोकन यानी इंग्लिश कन्वर्सेशन की पहली अवस्था है, ये फर्स्ट फेज है। जब आप यहाँ से चालू करेंगे सैल्यूटेशन से, किसी का अभिवादन हम कैसे देंगे, इसमें ये आप सीखेंगे। दूसरे चैप्टर में आप सीखेंगे एटिकेट्स यानी शिष्टाचार के शब्द, जिसे साइनोनिम में मैनर्स भी कहा जाता है। किसी के सामने हम कैसे पेश आए ये आप सीखेंगे। तीसरा चैप्टर में है फिगर ऑफ स्मॉल स्पीचेज यानी बोलचाल के छोटे छोटे शब्द। प्रायः ये दिक्कत होती है कि किसी को जब हम रिस्पॉन्डिंग करते हैं, किसी का रिस्पॉन्स करते हैं, तो वहाँ पे हमें परेशानी होती है कि अब मैं क्या बोलूँ। लेकिन जब आप इस तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि मुझे कहाँ रिस्पॉन्ड करना है या क्या बोलना है। बहुत लंबे लंबे सेंटेंस छोटे छोटे वाक्यों में आप बोल लेंगे। इसके बाद प्यारे छात्रों नंबर 4 चैप्टर में है एक्सक्लेमेशंस, विस्मय सूचक अव्यय। ये तो आप सभी जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो आते हैं, आ ओ ई ये सब एटसेट्रा। 5वां चैप्टर है इम्पेरेटिव्स। इसे भी सीखना जरूरी है, इसलिए चूंकि इम्पेरेटिव्स का ही हम बोलचाल में ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे अबे यहाँ, अबे वहाँ जा, अबे ये काम कर, ये ला, ये सामान ला, बाजार जा, ये यानी लगभग हम इम्पेरेटिव का ही सेंटेंस से ज़्यादा यूज करते हैं, तो जो छोटे छोटे शब्द में होते हैं। तो यहाँ पे आप इम्पेरेटिव सीखेंगे। इसके बाद नंबर 6 चैप्टर में आप डायलॉग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस यानी विभिन्न परिस्थितियों पर आप डायलॉग बोलना सीखेंगे। जैसे फिल्म में लोग डायलॉग बोलते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्या डायलॉग में कि कहाँ कहाँ कैसे बात करनी है। आप स्टेप बाय स्टेप ये सीखते चलेंगे। जैसे मुझे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास, उनके पास जाकर कैसे बात करनी है इंग्लिश में, आप अपने माता पिता से इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, आप अपने संबंधियों से इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप। आप अपने भाई बहनों से कैसे बात करेंगे, आप बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करेंगे, आप किसी स्टेशन मास्टर से कैसे बात करेंगे, आप किसी स्कूल के टीचर से कैसे बात करेंगे,
आप पार्क में गए हो तो वहाँ कैसे बात करेंगे, आप मिनिस्ट्री में गए हो तो वहाँ कैसे बात करेंगे, आप किसी लीडर से कैसे बात करेंगे, किसी जर्नलिस्ट से कैसे बात करेंगे इंग्लिश में। यानी ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, डिफरेंट सिचुएशंस बताई जाएंगी और स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी इसी डायलॉग्स ऑन डिफरेंट सिचुएशन। तब हद तक आपके बोलने की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद 7 में कॉलोक्यूअल है। कॉलोक्यूअल का मतलब होता है आम बोलचाल के शब्द, और इसमें प्रायः ये देखा जाता है कि हम कई शब्द ऐसे बोलते हैं जो कि लिटरेरी लैंग्वेज में हम नहीं बोलते, साहित्यिक भाषा में नहीं बोलते। जैसे कई लोग अगर टॉयलेट जा रहे हों तो बोल देते हैं कि मैं मैदान जा रहा हूं, नहीं, तो ये साहित्यिक लैंग्वेज नहीं है, ये कॉलोक्यूअल है, आम बोलचाल में लोग बोल देते हैं। तो आम बोलचाल के भी कई शब्द ऐसे हैं जिनका हम बड़े पैमाने पे यूज करते हैं, लेकिन हम क्या वो साहित्यिक में वो नहीं देखेंगे आप, तो उसकी भी अंग्रेजी जानना जरूरी है। तो कॉलोक्यूअल में इसके बाद स्लैंग्स देखेंगे। स्लैंग्स फूहर वर्ड्स है, इसका प्रायः इस्तेमाल नहीं होता है, ये अमेरिका में तो होता ही नहीं है, इंग्लैंड में कुछ होता है, तो इसीलिए स्लैंग्स भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसका कदाचित आप जितने कम से कम यूज करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हो सकता है कि कहीं स्लैंग सुन के लोग आप पे गुस्से में आ जाए तो वहाँ स्थिति कुछ विकराल हो सकती, कुछ क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाएगी, तो उस स्थिति को टैकल करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए स्लैंग्स का आप बहुत कम यूज करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे है कंट्रैक्शंस, यानी संक्षिप्त रूप। इंग्लिश बोलने का एक इतना सॉलिड नियम है और इतना यानी कि तगड़ा नियम है ये कि जितने शॉर्ट में बोलिए उतना अच्छा है। तो इसके लिए आपको कंट्रैक्शन की जानकारी जरूर, जैसे आई एम तो आई एम नॉट तो आई एम, इसके बाद इज नॉट तो इजंट, आर नॉट तो आरंट, कुड नॉट तो कुडंट, ये सारे कंट्रैक्शंस आप इसमें सीखेंगे। इसके बाद मैं मिटा रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब मैं आगे नंबर 8 में बताता हूं कि 8 में फिर क्या है, सिलेबस क्या बता रहा है, नंबर 8 पॉइंट क्या पढ़ना है ये देखिए, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। चलिए अब देखिए नंबर 8 क्या कहता है। नंबर 8 बता रहा है कि आप प्रोवर्ब की भी जानकारी प्राप्त कीजिए और इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी जानकारी प्राप्त कीजिए। इडियम्स एंड फ्रेजेज, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है वाक्यखंड एवं मुहावरे, ये है। यानी इडियम्स आप वाक्यखंड जितने भी याद करेंगे उतना अच्छा आपके लिए है। मैं तो यूं कहूंगा कि यदि आप 1000 फ्रेजेज याद कर लेते हैं तो फिर आपको इंग्लिश बोलने में कहीं परेशानी नहीं होगी, आप बहुत ही आसानी से बोलना चालू कर देंगे। इसलिए यथासंभव जितने बड़े पैमाने पे हो आप फ्रेजेज को याद करने की प्रक्रिया अभी से ही चालू कर दीजिए, ताकि आगे फिर बोलने में परेशानी नहीं हो। और इससे आपको एक बड़ी सुविधा क्या मिलेगी कि फ्रेजेज, लंबे लंबे सेंटेंस जो आप इंग्लिश में बोलेंगे या हिंदी को इंग्लिश में करेंगे तो वहाँ आपके लिए सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। इसलिए उस समस्या के निदान के लिए यदि आप फ्रेज याद कर लेते हैं तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको उतने लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बोलने पड़े, क्योंकि फ्रेज का नियम है, इडियम्स का नियम है कि लंबे लंबे सेंटेंस को बहुत कम शॉर्ट में ही अर्थ निकाल देते हैं ये। तो इसलिए आप इडियम्स एंड फ्रेजेज को याद करें ताकि इंग्लिश बोलने में आपको दिक्कत नहीं हो, आप आसानी से बोल लें। नंबर 9 में आप देखिए, नंबर 9 में है यूज ऑफ सम फॉरेन वर्ड्स। यूज ऑफ सम फॉरेन वर्ड्स यानी कुछ विदेशी शब्दों का प्रयोग, कुछ विदेशी शब्दों का प्रयोग। इसके बाद देखिए नंबर 10 में, यानी इसे आप लैटिन वर्ड भी कह सकते हैं। विदेशी का मतलब अधिकांश लैटिन ही वर्ड्स आते हैं, यदा कदा कभी कभी फ्रेंच वर्ड्स भी आ जाते हैं। नंबर 10 में देखिए यूज ऑफ सम स्पेशल वर्ब्स। यूज ऑफ सम स्पेशल वर्ब्स
यानी कुछ विशिष्ट क्रियाओं का प्रयोग, कुछ विशिष्ट क्रियाओं का प्रयोग। और नंबर 11 में है सम स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड्स, सम स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। लीडिंग का मतलब क्या होता है? लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स यानी समाचार पत्रों के जो स्टैंडर्डाइज वर्ड्स हैं वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। और भी कुछ आगे हैं, लेकिन अभी तत्काल के लिए एलिमेंट्री स्टेज में ये अगर 11 आइटम्स आप जान जाते हैं तो फिर आपको इंग्लिश बोलने में कहीं परेशानी, बहुत हद तक आप इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे। और जहाँ तक इसके आगे पॉइंट की बात है तो फिर जब इतने हम सीख लेंगे तो फिर आगे वाला पॉइंट भी, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ तक आते आते आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना चालू कर देंगे। लेकिन छात्रों एक बात याद रखना, अंग्रेजी बोलना जितनी बड़ी बात नहीं है उतनी बड़ी बात है कि किसी का जवाब अंग्रेजी में देना, यानी रिस्पॉन्डिंग करना। यदि रिस्पॉन्स आप दे देते हैं किसी को अच्छे तरीके से तो वो है अंग्रेजी बोलना, ना कि आप 10 घंटे तक अंग्रेजी बोलते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट में या यूं ही आप देखते हैं यत्र तत्र पागल तो दिन भर बोलते ही रहते हैं, क्या उनको लोग वैल्यू देता है? नहीं देता है, कोई वैल्यू नहीं होता उनका। लेकिन अगर किसी ने आपसे कुछ पूछा, उसका इंग्लिश में उसने अच्छे तरीके से जवाब दिया तो आप समझ लीजिए कि आपने अंग्रेजी बोलना जान लिया है। यही है। तो छात्रों आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर अगली कक्षा में मैं अब एक चैप्टर पर चलूंगा, उसको समाप्त करने के बाद फिर मैं चलूंगा इंग्लिश ट्रांसलेशन के पहला स्ट्रक्चर पर। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, अलविदा कहिए। तो अलविदा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।